शादी की पहली रात तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या करते हो कि वो चीखती हुई तुम्हारे कमरे से निकलती है और फिर इस घर में रहने के नाम पर भी कांपने लगती है। यहाँ तक कि एक बेसहारा लड़की जिसके पास रहने के लिए अब शायद कोई ठिकाना भी ना हो, वो भी शादी की पहली रात ही तुम्हारे कमरे से चीखती हुई निकली है और बात तलाक तक आंख पहुंची। शक कर रही है मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताएं, तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो? क्या हुआ? मुजम्मिल बड़ी हैरत से मेरी जानिब देखा था। वो बोली, अम्मी आप मुझ पर शक कर रही हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? तब मेरे जहन में तोड़ फोड़ होने लगी थी। इतना कहकर मुजम्मिल मेरे कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इसके लफ्ज मेरे दिमाग में गूंजते रह गए थे। वो कह रहा था कि अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, फिर कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? मेरी आंख से आंसू बहने लगे थे, जैसे मैं ही गलती कर सकती हूँ। वैसे तुम भी गलत कर सकते हो मुजम्मिल, क्योंकि तुम्हारी औलाद हूँ और शायद तुम मुझ पर चले गए हो। मैं बैठ कर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे मेरी जवानी का वो वाकया याद आने लगा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। दरअसल इन दिनों की बात है जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं बहुत हसीन थी और खुशमिजाज भी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर मुझे जमाने के साथ दाव आते थे। खैर मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में पैदा हुई थी, जहाँ दिन में 3 वक्त की रोटी मिल जाना ऐसा समझा जाता था जैसे गनीमत की दौलत मिल गई हो। मेरे घर के तमाम लोग कम में राजी रहने वाले थे, जबकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था। मेरे लिए रोटी ही सब कुछ नहीं थी। खैर मैंने अपने ख्वाबों को की चिंगारी को दबाने की कोशिश नहीं की थी, मैं उसे और हवा देती रही थी, यहाँ तक कि कुछ करने की लगन ने मुझे पागल कर दिया था। मेरी ख्वाहिश के पेश नज़र अम्मी ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी। वो कहने लगी, सादिया तुम्हारा दिल में जो आता है वो करो। यह इजाज़त मिलना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया था। मैं शुरू से ही बहुत ज़हीन थी, हर चीज़ बहुत जल्दी से सीख जाया करती थी। इस चीज़ की बदौलत में महज 6 माह में ही हर चीज़ सीख गई थी। मैं चीज़ जगह से ये काम सीख रही थी। जब उन्होंने मेरी लगन देखी तो कहने लगी, तुम बहुत ही आगे जाओगी। ये बात सुनकर मैं सुरदेसी हो गई थी। मैं बोली, बाजी हम जैसे गरीब लोग आगे नहीं जाते, हम यूं ही दिल हार कर मर जाते हैं। बाजी कहने लगी, तुम यूं उसकी बात मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगी। मुझे लगा था बाजी ने यूं ही मेरे दिल रखने के लिए मुझे दिलासा दिया है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो बेचारी मेरे लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े पार्लर की मालकिन से मेरे लिए बात की थी और खूब तारीफें भी की थी कि मेरे पास एक बहुत ही मेहनती लड़की है जो बहुत आगे जाना चाहती है, आप उसे चांस देकर देखें। खैर मुझे इस पार्लर में बुलाया गया था। पहले 1 महीना तो मेरा टेस्ट होता रहा। खैर जब ये बात मेरे वालिदैन को पता चली तो वो बहुत खुश हो गए थे, कहने लगे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरे वालिदा ने मुझे बहुत सी दुआएं दी थी कि अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। खैर मैं अब बड़े पार्लर जाने लगी थी। इस पार्लर की मालकिन ने मेरा टेस्ट किया तो वो मेरे हाथ की सफाई से बहुत मुतासिर हुई थी, मगर कहने लगी, तुम में तो टैलेंट है, लेकिन अभी तुम खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हमारे पास तो बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों की औरतें आती हैं, उन्हें तुम्हारे इसलिए अपने बोलने चालने पर तवज्जो दो। हमारे साथ काम करना है तो खुद को हमारे रंग में रंगने की कोशिश करो। मैं तो शुरू से ही शायद कम्प्लेक्स की शिकार थी। मैं चाहती थी कि कोई गुर्बत की चाप को मेरे वजूद से कुचल ना डाले। मैंने मीरों के तौर तरीके बहुत जल्दी सीख लिए थे। यही मालकिन अब बकायदा मुझसे काम लेने लगी थी। मेरे मेकअप और डिग्री सफरस सबको बहुत पसंद आती थी। इस बना पर मेरी मालकिन ने मुझे बहुत अच्छी तरह ऑफर की थी। ये तरह इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे वालिदैन भी मुझसे बहुत राजी थे। मेरे घर के हालात बदलने लगे थे, मगर मेरे लिए ये सब कुछ भी नाकाफी था। मेरे अंदर कुछ और हासिल करने का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैं खुद को बहुत ऊंचे मुकाम पर
देखना चाहती थी। खैर मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अगर मैं यूं कहूँ कि हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तो ये भी गलत नहीं होगा। खैर लोग तो कहते हैं कि मुलाजिम और मालिक कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मैंने लोगों को ये कह गलत साबित कर दिया था। मैं अपने मालिक का इस तरह ख्याल रखा करती थी कि जैसे वो मेरी बड़ी बहन हो। मुझे ये ही लगता था कि शायद मैं अपनी मालकिन से इस कदर मोहब्बत इसीलिए करती हूँ कि क्योंकि इनके मुझे पर बहुत से एहसानात हैं, मगर मुझे इस मोहब्बत का राज तो बहुत देर बाद मुझ पर खुला था कि मुझे अपने सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं थी। और ये जो मैं अपनी मालकिन की जी हुजूरी करती थी वो इसीलिए मैं करती थी क्योंकि मैं इसके एहसानमंद थी, बल्कि मैं इसीलिए करती थी कि क्योंकि मैं लाडली थी। मुझे अपनी मालकिन से इस बात का लाज था कि वो मुझे औरों से नवाजेगी। खैर इन दिनों की बात है जब मेरी मालकिन की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी थी। वो 3 दिन से पार्लर भी नहीं आ रही थी। मुझे इनकी भी बहुत फिक्र हुई, इसलिए इनकी खैरत दराफ करने में इनके घर पहुंच चुकी थी। वो बहुत ज्यादा बीमार थी, इनसे तो बिस्तर से भी उठा नहीं जाता था। ऐसे में इनका कोई ख्याल करने वाला भी नहीं था क्योंकि इनका शौहर मुल्क से बाहर गया हुआ था, जबकि मुलाजिम कहाँ ख्याल रख पाते थे। ऐसे में हर रोज मैं अपनी मालकिन की देखभाल करने के लिए इनके घर चली जाया करती थी। मालकिन का मेरे साथ बहुत दिल लगता था। वो कहने लगी कि तुम मेरे पास हर रोज आ जाया करो। इतने दिनों में मालकिन के शौहर भी घर वापस आ चुके थे। मैंने जब इनके शौहर को देखा तो हसद के मारे जलकर राख हो गई थी। वो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे। इनकी जन्म देखकर तो मेरा दिल बेकरार सा हो जाता था। मैं बहाने बहाने से इनसे बात करने की कोशिश किया करती थी, जबकि वो मेरे जन्म से बिल्कुल ही बेनियाज थे। उन्हें तो अभी बीवी की बीमारी का बहुत सदमा था। खैर अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मालकिन के घर गुजारने लगी थी। मालकिन तो दुआओं के जरिए ऐसा सोई रहती थी, जबकि पीछे से मैं इनके शोहर का बहुत ख्याल रखा करती थी। खाने पीने का पूछती, कभी इनके कपड़े इस्त्री करने लगती और कभी कुछ। खैर मेरी मेहनत तो रंग ले आई थी। मालकिन के शोहर का ध्यान मेरे जानी पड़ने लगा था क्योंकि मैं बहुत ही सीन लड़की थी। ये कम उम्र सीन लड़की को आखिर कौन कब तक नजरअंदाज कर सकता था। खैर फिर ये हुआ कि जमशेद भी बहाने बहाने से उससे बात करने लगे थे और मालकिन के बिल्कुल तंदुरुस्त होने से पहले पहले उनका शौहर मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में आ गया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने जमशेद से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। उन्होंने भी मेरी बात नहीं टाली थी, बल्कि कहने लगे कि सादिया अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो इससे ज्यादा मेरी क्या खुशकिस्मती होगी। यूं हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और इसी दिन सुहाग का जोड़ा पहनकर मालिक के घर शिफ्ट हो गई थी। मालिक ने जब मुझे देखा तो वो हक्की बक्की रह गई थी। कहने लगी ये सब क्या है? तो जमशेद बोला अब ये मेरी बीवी है, अंजम तुम इससे अदब से बात करना। मेरी मालिक तो अपने आप में ही नहीं रही थी, इसने मुझे खूब सख्त सख्त बातें सुनाई थी। कहने लगे तुम जैसी हसान फरामोश औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम्हें इस माशरे में इज्जत दिलवाई और तुम मेरे घर पर ही नाक लगा कर बैठ गई हो। खैर मेरे मालिक मेरे साथ जितना बुरा सलूक करती, जमशेद इससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने लगते थे। जमशेद को लगा था कि मैंने तो बहुत ही अच्छी औरत हूँ क्योंकि मैंने कभी पलट कर अपने मालिक को जवाब नहीं दिया था, हमेशा चुपचाप इनकी बुरी बुरी बातें सुन ही थी। एक दिन ऐसा भी आया जमशेद ने मेरी खातर अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। मैंने पार्लर वगैरह का काम करना छोड़ दिया था और जमशेद के पैसों पर ऐश करने लगी थी। मैं हर चीज की मालकिन बन चुकी थी। अब कहीं जाकर मेरी रूह को जार चैन आया था। फिर अल्लाह पाक ने मुझे जम्मत से नवाजा दिया था। मेरी माल की शादी के 7 साल बाद भी बे औलाद थी। जब मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही जमशेद को वास्ता दिया, वो तो मेरे और भी ज्यादा कदरदान बन गए थे। मैं न जाने कब तक माजी के झिड़कों में यूं ही खोई रहती। घर के मेरे मोबाइल की
बेल ना बज। मैंने चौंक कर अब मोबाइल को देखा था। ये मेरी एक अमीर कबीर दोस्त थी। मैंने फोन उठा लिया था। उसने पहला जुमला ही ऐसे बोला था कि मैं सुनकर खाक हो गई थी। वह कहने लगी, सादिया, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे की चौथी तलाक हो गई है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। खैर, तुम चाहिए कि अपने बेटे का इलाज करवाओ, वरना ना जाने बेचारे के साथ क्या मसला है। मुझे तो नफसियाती मसला लगता है। मैंने ये पर फोन बंद कर दिया। खैर, अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद मेरे माजी के गुनाह मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने अपने माजी में एक औरत का घर उजाड़ कर अपना तो बसा लिया था, मगर शायद इसी वजह से मैं आज तक अपने बेटे का घर बसाने से कासिर हूँ। हालांकि मेरे पास अल्लाह की हर नेमतें मौजूद है, मगर इस उम्र पर मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। मेरे बेटा मुझसे नाराज रहने लगा था कि मैंने इस पर शक कैसे किया, जबकि मेरी बेटी भी अब मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। ये सोचकर कि अगर बेटे का घर नहीं बस रहा तो फिर बेटी का घर क्यों नहीं बसाया जा रहा, मैं इस सब से बहुत तंग पड़ चुकी थी। इस बात को जब 2 हफ्ते गुजर गए तो मैंने मुजम्मल को अपने कमरे में बुलाया था। मैं बोली, मुजम्मल, आज तुम सारी हकीकत बता दो। शादी की रात तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या होता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक ले लेती है? इसने कंधे झुका दिए और बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। इतना तो मैं जान ही गई थी कि इस सब में सारा कसूर मेरे बेटे का ही है। वो ही कुछ ऐसा करता है जिससे इसकी तलाक हो जाती है, मगर वो मेरे मुंह पर कभी सच नहीं बोलेगा। मैंने सोच लिया था कि मैं अब दूध का दूध और पानी का पानी कर रहूंगी। अगर सच में मेरा बेटा कसूरवार हुआ तो पहले मैं इसकी शादी कर दूंगी। अब मैं सबसे पहले चोरी छुपे मुजम्मल के 5वीं बीवी ढूंढ रही थी। तब मेरे पास महविश आ गई। वो कहने लगी, अम्मी, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, आप मेरी शादी करवा दीजिए। मैं आपसे चोरी छुपे शादी कर सकती थी, मगर मैं शादी किससे कर दी। मुझे जहेज वगैरह भी नहीं चाहिए। अब मैं आप अपने बेटे की शादी करती रह गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं उसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, फिर मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दूंगी। मैं सोच में पड़ गई और बोली, अम्मी, मैंने जहाँ इंतजार किया है 1 महीना भी कर लूंगी, मगर 1 महीने का मतलब 1 महीना ही हो। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि ऐसा ही होगा। खैर, मैंने मुजम्मल के लिए लड़के ढूंढने का अमल मजीद तेज कर दिया था और इस बार इसके लिए एक गूंगी लड़की ढूंढ ली थी। गूंगी लड़की मैंने ये सोचकर ढूंढी थी कि मैं इस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगी, उसे घर में कैद कर लूंगी, अगर अपने बेटे का घर हर हाल में बसा कर रहूंगी। इस शादी के लिए मैंने मुजम्मल को अपनी कसम देकर मनाया था। मैं बोली, अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुजम्मल मेरी बातों में आ गया। इसने इस शादी के लिए हामी भर ली थी। लड़की की कम उम्री थी, वालिदैन इसके भी गरीब थे। खैर, मैंने ये शादी बहुत खुफिया अंदाज में की थी कि किसी को इल्म ही ना हो और यही जुम्मे के दिन फातिमा मेरी बहू बन कर घर आ गई थी। मैंने उसे मुजम्मल के लिए कमरे में बैठा दिया था और खुद लाउंज के दरवाजे के पीछे ही छुप गई थी। आज मैं अपने कमरे में नहीं गई थी क्योंकि जब तक मेरी बहू मुझे लेने आती थी तब तक मुजम्मल के कमरे से वो सारे सबूत गायब हो जाते थे, जिसकी बिना पर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह सकती थी। मैं मुजम्मल के कमरे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी ताकि अगर आज कुछ गड़बड़ हो तो मैं फौरन मौके पर पहुंच जाऊं। खैर, यही खड़े 1 घंटा हो गया था, तब ही मुझे मुजम्मल के कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं एकदम से चुकंदी हो गई थी। मेरी बहू गूंगी थी, वो चिल्ला नहीं सकती थी। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे से निकल आई तो उसने कमरे की जानब इशारा किया। एक भी लम्हे की ताखीर किए बगैर कमरे में घुस गए और सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह ही लर्ज गई थी, क्योंकि सामने ही सुर्ख जोरे में बूस, चेहरे पर देर मेकअप किए हुए महवैश खड़ी थी। इसके हाथ में चाकू था जिससे वो मुजम्मल की बीवी को डरा रही थी। खैर, मुझे ये देखकर महवैश की सीटी गुम हो गई थी। इतनी देर में मुजम्मल भी अपने कमरे में आ गया था।
इसने जब ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गया था। मैं बोली, महश तुम से ये सब कुछ करती रही, तुम जरा शर्म नहीं आई? तब महश बीच कर बोली, शर्म मुझे आनी चाहिए तुम्हें, घटिया औरत। मैं तुम्हारी माजी के मुतल्लिक सब जान गई हूँ। तुमने मेरी माँ से इसका छोर छीन लिया, इसकी सारी जायदाद भी छीन ली थी, और इस जुल्म तुम मेरे साथ भी कर रही हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, मगर तुम बाज नहीं आई। मेरे हाथ मेरी माँ की डायरी लग चुकी थी। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। दरअसल महश मेरी सगी औलाद नहीं थी, वो मेरी मालकिन की बेटी थी। जमशेद ने मुझसे शादी करने के बाद अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर ना जाने 4 साल बाद इन दोनों की मोहब्बत कैसे जाग गई थी। जमशेद ने अपनी पहली बीवी के पास जाने लगा था। इस बार उन्हें औलाद भी हो गई थी, मगर फिर मेरी मालकिन का इंतकाल हो गया तो जमशेद को महश को मेरे पास ले आया था। जमशेद ने मुझे मरते वक्त ये वसीयत की थी कि मुजम्मत से पहले तुम महश की शादी करना। मैंने इनकी बात मानने का इरादा किया था, मगर फिर यूं ही हुआ कि मेरे पास हाथ जमशेद की वसीयत लग गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे दोनों बच्चों में से पहले जिसके यहाँ औलाद पैदा होगी, सारी जायदाद इस बच्चे के नाम कर दी जाएगी। तब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। जमशेद ने अपनी सारी जायदाद महश के नाम करना चाहते थे, जबकि मैंने भी ठान ली थी कि पहले शादी मुजम्मल की करूँगी, इसीलिए औलाद हो जाने के बाद ही महश की शादी करूँगी। मगर न जाने उसे इस वसीयत का इल्म कैसे हो गया था। वो शादी की रात दुल्हन बांधकर हाथ में चाकू पकड़कर मुजम्मल की बीवी को डराती थी, अगर तुम इस घर में रही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाहिर सी बात है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। वो लड़कियां भाग जाया करती थी। मुजम्मल को जब ये बात पता चली तो इसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा था। वो आगे बढ़ा और बोला, महश तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुजम्मल ने सारी जायदाद महश के नाम पर कर दी। इसकी शादी भी इसकी पसंदगी की जगह पर कर दी थी, यहाँ तक कि वो घर जिसमें हम रह रहे थे वो भी महश को दे दिया था। मुजम्मल मुझे अपने साथ एक किराए के मुकाम में ले आया था। ये 2 कमरों का घर देखकर मेरे दिल खून के आंसू रोता था। मेरे हिस्से में क्या आया, एक किराए का मकान और गूंगी बहू। देर गुनाह अब मुझे एहसास हुआ था कि लालच बुरी बला है। इस लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझे से मेरी सारी इज्जत दौलत, यहाँ तक कि सारी दोस्तियाँ भी छीन चुकी थी। काश ये सब ना करती, काश मैंने अपने लिए जहन्नुम का गहरा ना खोदा हो।